नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। कल संडे ऑफ था। हम प्रस्तावना पर बात कर रहे थे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने प्रस्तावना में आपको बताया था 3 चीज़ें कि प्रस्तावना हमें बताती है कि सत्ता का स्रोत क्या है, भारत का स्वरूप कैसा है, ये प्रस्तावना बताती है हमें। और हम सत्ता का स्रोत क्या है, भारत का स्वरूप कैसा है और संविधान में हम क्या क्या प्रावधान देंगे, ये सब प्रस्तावना बताती है। तो सत्ता का स्रोत जनता थी। भारत का स्वरूप हमने बताया था आपको, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। हम किस पे बात कर चुके थे? हम प्रभुत्व संपन्न पर बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे समाजवाद पर। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष पर आज हम बात करेंगे। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि और लोग भी जुड़ें। प्रस्तावना में आज हम बात करेंगे समाजवाद की। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पीटी को लेके सिर्फ नहीं चल रहे हैं, पीटी और मेंस को लिंक करते हुए पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। वरना प्रस्तावना सीधी बताते। प्रस्तावना में कौन कौन से केस आए, जैसे बेरुवाड़ी है, केशवानंद भारती केस है, इन सबको डिस्कस करके खत्म कर देते। लेकिन चूंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं तो इन चीज़ों को कहाँ कहाँ इंटरलिंक कर सकते हैं वो भी बताना आवश्यक है। तो देखिएगा कि समाजवाद, जो समाजवाद शब्द है ये मूल संविधान में पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द? समाजवाद। एक चीज और ध्यान रखना कि समाजवाद शब्द तो जोड़ दिया गया, लेकिन समाजवाद शब्द को परिभाषित फिर भी नहीं किया गया। संविधान में समाजवाद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। तो क्या किया गया, कैसे पता चला? एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ। इसी को कहीं कहीं बनाम लिखा रहता है, बनाम वर्सेस को। डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक परिभाषा दी समाजवाद की। वो क्या परिभाषा दी? परिभाषा दी कि जो समाजवाद है वो एक विचारधारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद विचारधारा नहीं है। विचारधारा नहीं है तो क्या है? यह एक नीति है। समाजवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद एक विचारधारा नहीं है बल्कि यह एक नीति है। नीति है तो नीति का उद्देश्य क्या है? ऊपर लिखते हैं, इसे मिटा के। समाजवाद एक विचारधारा नहीं है, क्या है? नीति है। नीति है तो नीति का उद्देश्य क्या है? भाई कोई नीति बनेगी तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य है आय तथा जीवन स्तर की असमानता को कम करना। आय तथा जीवन स्तर की असमानता को, ऐसे ही नोट्स बनाते जाना, असमानता को कम करना।
दूसरा उद्देश्य क्या है? एक तो उद्देश्य हुआ कि आय तथा जीवन स्तर की जो असमानता है उनको कम करना, और दूसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन स्तर प्रदान करना। गरिमामय जीवन स्तर प्रदान करना। अगर ये दोनों हम हासिल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जाएगी। अगर ये दोनों हासिल हो जाएंगे तो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जाएगी। क्या कहा? DS नकारा के वर्षित भारत संघ का एक केस आया। चूंकि संविधान में समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया था, तो परिभाषित करने के लिए DS नकारा वर्षित भारत संघ एक केस आया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद की जो अवधारणा दी, जो परिभाषा दी, वो ये थी कि समाजवाद एक विचारधारा नहीं है, बल्कि क्या है? एक नीति है। नीति है तो उसका उद्देश्य क्या है? समाजवाद का उद्देश्य क्या है? आय तथा जीवन स्तर की असमानता को कम करना, यानी कि लोगों की जो आय के बीच में जो खाई है उसको पाटना, और जो जीवन स्तर है उसको लगभग कम से कम इतना हो जाए कि सबको रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था सबके लिए रहे। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन स्तर प्रदान करना। तो गरिमामय जीवन मिले इसकी व्यवस्था भी करना किसका काम है? यही समाजवाद की स्थापना का मूल कारण है। अगर ये दोनों हम हासिल कर लेते हैं तो हमारा न्यायपूर्ण समाज की हम स्थापना कर पाएंगे। आइए, न्यायपूर्ण समाज होगा तो क्या क्या होगा? इसी तरह ग्राफ बनाते हुए नोट्स बनाते जाइए। आपको एग्जाम में ये ग्राफ बनाने में भी हेल्प करेंगे। एग्जाम में आंसर में आप ग्राफ बनाएंगे तो वो बहुत फायदा करता है। न्यायपूर्ण समाज, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जाएगी। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी तो किस तरह के न्याय होंगे? एक तो न्याय होगा सामाजिक न्याय, दूसरा होगा आर्थिक न्याय। दो तरह के न्याय होंगे न्यायपूर्ण समाज में। कौन कौन? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव मुक्त होगा। समाज कैसा होगा? भेदभाव मुक्त होगा, शोषण मुक्त होगा, शोषण मुक्त होगा। तीसरा क्या होगा? सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जिएगा। ये सब रहेगा तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी रहेगी। आर्थिक न्याय में क्या रहेगा? संसाधनों तक पहुंच रहेगी, संसाधनों तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच होगी। दूसरा, संसाधनों का समान वितरण होगा, संसाधनों का समान वितरण होगा। अवसर की समता होगी, अवसर की समता। किस तरह से न्याय देंगे हम? भेदभाव मुक्त समाज स्थापित होगा, शोषण से मुक्ति होगी लोगों की, सामाजिक प्रतिष्ठा से जिएंगे, संसाधनों तक सबकी पहुंच होगी, संसाधनों का समान वितरण होगा, अवसर की समता भी होगी। इन सब चीजों को हम इस समय करंट से भी जोड़ सकते हैं। जैसे कोविड-19 के समय अगर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हम करते हैं तो जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंच है, कुछ बड़े लोगों ने अधिक पैसों में खरीद के रख ली है। अगर राज्य व्यवस्था करेगा तो गरीब हो या अमीर, जिसे वास्तव में जरूरत है उसे मिलेगा।
तो ये सब चीजें आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत आवश्यक दिखाई देती हैं। और यही अभी वर्तमान चुनौती भी क्या है समाजवाद की, कि सबको समान न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी की संसाधनों तक एक बड़े तबके की पहुंच होती जा रही है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। ये समस्याएं आज के समाज में दिखाई दे रही हैं। ये सब जो है, जो समाजवाद शब्द प्रस्तावना में दिया गया है, और समाजवाद शब्द में हमें क्या क्या चीजें मिली, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय में क्या क्या दिखाई दिया, ये सब बाद में कहाँ आपको मिलेगा, ये संविधान में आपको मिलेगा डीपीएसपी में। डीपीएसपी, हम जब डीपीएसपी का चैप्टर पढ़ाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जब चैप्टर पढ़ाएंगे, तब इनकी पुनः व्याख्या करेंगे। अभी डीपीएसपी पे अगर चले जाएंगे तो हम लिंक से हट जाएंगे, फिर हमारा प्रस्तावना की जो विशेषताएं बता रहे हैं वो बहुत, हमको लगता है पूरा संविधान खत्म होने के बाद ही खत्म हो पाएंगी। तो इनको हम एक हिंट देते हुए खत्म करते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये सब डीपीएसपी में आपको दिखाई देगा। ये तो समाजवाद हुआ। अगला शब्द क्या था, अगली विशेषता क्या थी, पंथ निरपेक्ष। कैसा होगा भारत का स्वरूप, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। अगला क्या है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, इसकी चुनौती क्या, अर्थ तो है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ जिसका कोई धर्म ना हो। पंथ को धर्म से भी जोड़ते हैं, धर्म ही एक तरह से मानते हैं। पंथ का मतलब होता है रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो ईश्वर की ओर लेके जाए। अर्थ क्या है कि पंथ निरपेक्ष भी आपको बता दें कि ये भी मूल संविधान में नहीं था, यही बता देते हैं। मूल संविधान में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का मूल ढांचा माना है, मूल ढांचा माना है। ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ये जोड़ा जरूर गया 1976 में, लेकिन पंथ निरपेक्षता हमारे भारत के ही मूल में स्थिति, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हमारे लिए सभी धर्मों का समान महत्व पहले भी था। अभी इसके अर्थ में क्या बताएंगे कि इसका जो अर्थ है पंथ निरपेक्ष का, वो है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का धर्म नहीं। फिर क्या करेगा राज्य, सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा और प्रोत्साहन देगा। क्या करेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा और उनका प्रोत्साहन भी करेगा। ये क्या कौन करेगा, राज्य करेगा। इसीलिए आप इसको देख सकते हैं मूल अधिकारों में, ये आपको कहाँ मिलेगा, मूल अधिकारों में। धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, अवसर की समानता है, धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, जो संस्था राज्य पोषित होंगी उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, मूल अधिकार में मिलेगा। बाकी जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे,
मूल अधिकार का चैप्टर पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। आपको ये लिंक करना है कि संविधान में जो पंथ निरपेक्षता शब्द दिया गया है उसके आगे उसके लिए प्रावधान मूल अधिकार में किए गए। जैसे समाजवाद के लिए प्रावधान कहाँ किए गए थे, डीपीएसपी में किए गए थे। इसकी चुनौतियां क्या क्या है, ये मिटा के चुनौती बताते हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं, चुनौती जान लेते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती इसकी क्या है, सांप्रदायिकता। पंथ निरपेक्षता की सबसे बड़ी चुनौती क्या उभर के आती है, सांप्रदायिकता। क्यों, क्योंकि सांप्रदायिकता, अगर पंथ निरपेक्ष है राज्य तो कोई चुनौती होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन पंथ निरपेक्षता के बाद भी चूंकि भारत में अनेक धर्म का सम्मिश्रण है, इसीलिए यहाँ एक चुनौती पंथ निरपेक्षता की है, वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, इसका कारण क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं और इसको सुधार कैसे किया जा सकता है। सांप्रदायिकता का अर्थ ये है कि एक तो धर्म जो है, धर्म को मानना दो तरीके से होता है। एक तो व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्ति के रूप में, एक समुदाय के रूप में। व्यक्ति के रूप में तो ठीक है, समुदाय के रूप में जब किसी धर्म का एक समुदाय बन जाता है और उसके जो हित होते हैं वो एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, तो उनमें कट्टरता आ जाती है और सांप्रदायिकता का जन्म हो जाता है। क्या होता है कि उनमें कट्टरता आ जाती है और उसी से सांप्रदायिकता का जन्म होता है। कारण क्या है, कारण दो हैं, एक तो ऐतिहासिक, दूसरा वर्तमान। ऐतिहासिक में जैसे किसी राष्ट्र का जन्म ही हुआ हो संप्रदाय के आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए हम देंगे पाकिस्तान का निर्माण। पाकिस्तान का बनना किस आधार पर था, संप्रदाय के आधार पर। सांप्रदायिकता थी मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मुस्लिमों के आधार पर उस समय मुस्लिम संप्रदाय का अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में चुनौती है राजनीति, स्वयं हित। स्वयं के जो हित हैं वो इसकी एक चुनौती है। इसके कारण क्या होता है, सांप्रदायिकता फैलाई जाती है और आपस में लड़वाने का काम किया जाता है। ये वर्तमान की चुनौतियां हैं, कारण है। इसमें सुधार क्या हो सकता है, सुधार इसमें यही है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। आप स्वयं सोचिए क्या क्या सुधार हो सकते हैं। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, राज्य समानता, जो असमान विकास है इसको कम किया जाए, सभी क्षेत्रों में समान विकास हो तो कट्टरता कम होगी। समान विकास हो तो कट्टरता कम हो जाएगी। एक चीज मैं और बताना आपको भूल गई, पंथ निरपेक्ष में जैसे मैंने बताया था कि राज्य का अपना कोई वो, अब ध्यान रखूंगी, स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा,
राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा, उनका प्रोत्साहन करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि राज्य ऐसे तो हस्तक्षेप नहीं करेगा धर्म के मामले में, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिनके आधार पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा। अगर देश की सुरक्षा दांव पर लगी हो या स्वास्थ्य की समस्याएं ऐसी उलझ रही हो जिनके कारण सरकार को अगर हस्तक्षेप करना होगा तो राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य का मतलब इसमें हमारे देश से है, भारत से है। राज्य शब्द जो संविधान में प्रयुक्त हुआ है वो भारत के लिए हुआ है। राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे अभी आप करंट का उदाहरण देंगे कोविड-19 का। कोविड-19 के समय बहुत सारी भ्रांतियां फैलती हैं। कुछ लोग तंत्र मंत्र कराते हैं कि तंत्र मंत्र ये वाला कर लो, ऐसी पूजा कर लो, ये हवन कर लो, इससे कोविड नहीं आएगा। या कोई कहता है कि गौमूत्र पी लो, कोई कुछ कहता है। इस तरह से अलग अलग विचारधारा समाज में फैलती हैं। सभी धर्मों में इस तरह की हैं। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूंगी। तंत्र मंत्र, गौमूत्र पी लेना या अन्य तरह के अनुष्ठान कर देना, व्रत रख लेना, ये सब क्या होगा, कोविड-19 से छुटकारा दे देगा। तो ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इस पे इस समय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। ये आप करंट का उदाहरण देते हुए इसे सिद्ध कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो हमने दो शब्दों की व्याख्या आज की, समाजवाद की और पंथ निरपेक्ष की। गर्मी बहुत है, सारे पॉइंट आज ही क्लियर करना संभव नहीं है। कल के वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। इसके बाद भारत का स्वरूप कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि संविधान में किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है, स्वतंत्रताएं देने की बात की गई है। हम उन पॉइंट पे चर्चा करेंगे और ये सब प्रस्तावना का ही भाग है। लेकिन आपको इंटरलिंक करना आएगा तो आप जब मूल अधिकारों पे प्रश्न आएगा तो आप उसे प्रस्तावना से जोड़ सकेंगे, और जब प्रस्तावना पे प्रश्न आएगा तो आप उसे मूल अधिकार, डीपीएसपी आदि पर जोड़कर लिख सकेंगे। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।